नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। चीन में एससीओ समिट में दुनिया की महाशक्तियों का इस वक्त जमावड़ा है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आतंकवाद को लेकर बड़ा और कड़ा संदेश दिया। पीएम ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद का सबसे बुरा रूप था। इसके साथ ही पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता पर भी जोर दिया है। दुनिया के देशों से आतंकवाद पर साथ आने का आग्रह किया है। इस बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शहबाज के सामने पीएम आतंकवाद का जिक्र किया और शहबाज को सुनाते रहे और वो सुनते रहे। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद समर्थित देश है, या यूं कहें कि पाकिस्तान में आतंकवाद फलता फूलता है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने ही आतंकवाद का जिक्र शहबाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। तो वहीं एससीओ समिट से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए। तीनों एक साथ एक दूसरे की बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए दिखे और तीनों की जुगलबंदी कैमरे में भी कैद हो गई। चीन के तियाजिन से आई यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी पर बल डाल रही होगी, जिन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ बम फोड़ा था। तीनों के बीच कमान जो केमिस्ट्री है वो दिख रही है। तो वहीं पाकिस्तान के पीएम भी इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। जब पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे, इस दौरान शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अलग थलग खड़े दिखाई दे रहे थे। ये वो तस्वीर है, ये देखिए, शहबाज कोने में हाथ, जिस तरह से स्वागत करने के लिए लोग खड़े होते हैं, मुलाजिम खड़े होते हैं, उसी तरह शहबाज हाथों में हाथ डालकर वहां खड़ा नजर आ रहा है। इस दौरान शहबाज के ये तस्वीर वायरल भी हो रही है। ना ही कोई उससे बात कर रहा है और ना ही कोई तवज्जो दे रहा है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन को हसरत भरी निगाहों से बस देखता रह गया। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की इज्जत दुनिया के सामने क्या है। पीएम मोदी ने एससीओ की नई परिभाषा दी, मतलब एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। पीएम ने कहा कि भारत की सोच और नीति को 3 स्तंभों पर आधारित है। पीएम ने ट्रंप के साथ पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ये नया भारत है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। संदेश यह था कि आतंकवाद पर दोहरी नीति जो है वो नहीं चलेगी। एससीओ समिट में उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया, निंदा की और साथ ही यह भी कहा कि एस फॉर संघाई नहीं, एस फॉर सिक्योरिटी होता है। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मिलेंगे। लेकिन जो तस्वीरें चीन से आ रही हैं वो तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने वाली हैं। कल जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की थी, वो तस्वीरें परेशान करने वाली थी अमेरिका को। जाहिर तौर पर पेंटागन की भी नजर होगी, व्हाइट हाउस की भी नजर होगी और डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर होगी।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ कर्नल शिवदास सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है आप लोगों का। कर्नल शिवदास जी, एक स्पष्ट संदेश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मन से दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि एस का मतलब शंघाई नहीं है, एस का मतलब सिक्योरिटी है। देखिए, सबसे ज्यादा जो दक्षिण एशिया में जो सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बेंस है वो सिक्योरिटी के कारण ही है। आपने देखा होगा किस तरह पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला करके इस क्षेत्र की पूरी शांति को बर्बाद किया, जिसके जवाब में भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा और एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में अशांति हुई कुछ समय के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया है कि इसी दक्षिण एशिया में यदि एससीओ का असली हमें फायदा उठाना है तो सबसे पहले हमें दक्षिण एशिया के अंदर शांति स्थापित करनी पड़ेगी। यदि विकास चाहिए इस क्षेत्र में तो सबसे पहले शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले क्लियर यही कर दिया है कि यदि क्षेत्र में शांति होगी तभी विकास संभव है। और इसके अलावा यदि चारों तरफ आतंकवाद फैलेगा और उसमें कोई देश परोक्ष रूप से सहायता करेंगे तो इससे शांति स्थापित नहीं होगी, ना औद्योगिक प्रगति होगी, ना प्रॉस्पेरिटी होगी। तो इसलिए सबसे पहले सबसे मोस्ट एसेंशियल, जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमाओं की सुरक्षा जरूरी है या आंतरिक सुरक्षा जरूरी है, उसी प्रकार पूरे दक्षिण एशिया के लिए यदि हमें तरक्की करनी है, उसमें शांति प्रोग्रेस करनी है, अच्छा वातावरण स्थापित करना है, तो ये शांति बहुत जरूरी है और इसके लिए आतंकवाद जैसी चीजों पर लगाम लगानी पड़ेगी। एक अहम बात यहां पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, पहलगाम हमले का जिक्र किया और यह साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरी जो नीति है वो नहीं चलेगी। जी हाँ, हो ये रहा है कि दुनिया के सारे देश आतंकवाद को तो निंदा करते हैं। दुनिया के काफी देश ऐसे हैं, जब पहलगाम हमला हुआ तो जब भारतीय प्रतिनिधि वहां गए तो उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध तो स्टेटमेंट जाहिर इशू किए, लेकिन एक अद्भुत फिनोमिना देखने को मिली कि कोई भी देश पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है। जब राजनाथ सिंह जी भी गए थे तो तब भी इस तरह की दिक्कतें आई थी और फाइनली राजनाथ सिंह जी को उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन नहीं करेंगे और वापस आ गए, क्योंकि भारत बहुत क्लियरली हर मंच पर बोलता है कि आतंकवाद का जो जड़ है, बीज है, वो पाकिस्तान में है। वहीं से वह आतंकवादियों को ट्रेन करता है, फंड करता है, उनको मोटिवेट करता है और ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में भेजता है। इस बार यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनल स्टेटमेंट में क्या हम सिर्फ एससीओ के स्टेटमेंट में, जॉइंट स्टेटमेंट में क्या सिर्फ आतंकवाद की निंदा होती है या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान का नाम लेने से दुनिया के सारे देश कतराते हैं, क्योंकि अभी जैसे पाकिस्तान एससीओ में शहबाज शरीफ भी आए हुए हैं, तो चीन होस्ट है, यानी मेहमान नवाजी कर रहा है, तो वो शहबाज शरीफ को आहत करना नहीं चाहेंगे। गौरतलब बात है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान डेलीगेशन वहां पर 6 दिन की विजिट के लिए आया हुआ है और 6 दिन के लंबे समय में फिर से चीन पाकिस्तान को डोरे डालेगा, अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगा, जैसे सांप के आगे सपेरा बीन बजाता है। तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कर्नल शिवदास जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद की मार केवल हम नहीं झेल रहे हैं, आतंकवाद की मार आप भी झेल रहे हैं। इसका सीधा और स्पष्ट संदेश जो है वो चाइना को भी जाता है और दूसरे उन मुल्कों भी जाता है जो एससीओ समिट में आए थे पाकिस्तान को छोड़कर। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पूरे दक्षिण एशिया में, जिसमें चीन भी शामिल है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, जिसमें रूस भी आता है बीच में, इस प्रकार से उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि केवल भारत ही नहीं अफेक्टेड नहीं है आतंकवाद से, पूरे दक्षिण एशिया अफेक्टेड है और इस आतंकवाद को की जड़ पाकिस्तान में ही रखी हुई है। क्योंकि आपको याद होगा 80 के दशक में
जो रूसी सेना अफगानिस्तान में आई थी, तो उनको वापस भगाने के लिए अमेरिका ने इस आतंकवादी रूपी हथियार को इस्तेमाल किया था और पूरे पाकिस्तान के मदरसों को आतंकवादी कैंपों में बदल दिया था। इस प्रकार पाकिस्तान में एक तरह की कल्चर बन चुकी है आतंकवाद में नौजवानों को जाने की, और उस तरह से पाकिस्तान से ये जो आतंकवादी तैयार होते हैं ये पूरे दक्षिण एशिया में फैलते हैं। तो इसलिए नॉट ओनली भारत, उसके अलावा पूरे अरब देशों में भी आतंकवाद का बहुत खतरा फैला हुआ है पाकिस्तान समर्थित, और इसकी वजह से भारत तो परेशान है ही, इसकी वजह से और भी दक्षिण एशिया में अशांति फैली हुई है। इसलिए उन्होंने इस समिट को सबसे उचित माध्यम समझा प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि जहां पर दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों के नेता सब एकत्रित हैं और उनको उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि आतंकवाद को समाप्त करे बगैर उसमें काम नहीं चलेगा। और उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि पाकिस्तान पर चारों तरफ से प्रेशर डाला जाना चाहिए कि वो अपनी नीति को बदले और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से समाप्त करे। यूके देवनाथ जी, यहां पर C फॉर कनेक्टिविटी और O फॉर अपॉर्चुनिटी का आशय क्या था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का? जब SCO संगठन बनाया गया था तब सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने देश हैं जो कि ज्योग्राफिकली एक दूसरे से टच करते हैं, उन सब के बीच में व्यापार और वाणिज्य बढ़ाया जाए। तो व्यापार और वाणिज्य अगर बढ़ाना है तो या तो समुद्र के रास्ते से या हवाई मार्ग से या मोस्ट प्रेफरेबली जमीन के रास्ते से ये सारे देश आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि SCO के शुरुआती दिन से ही चीन ने SCO के सारे गतिविधियों को थोड़ा सा डोमिनेट किया है, और इसी तरफ चलते हुए चीन ने आज से 25 साल पहले BRI यानी ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें चीन ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों में, कि चीन से बड़े बड़े हाईवे निकलेंगे, इन देशों से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते हुए यूरोप की तरफ चले जाएंगे। चीन इसी तरह से कनेक्टिविटी के नाम पर नेपाल तक हाईवे बना चुका है। अब वो लाहसा से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक एक रेल लाइन बिछाने की परियोजना बना रहा है। चीन इसी तरह से चाहता है कि कनेक्टिविटी के लिए वो नेपाल तक अपना गुड्स ले आए और फिर नेपाल से भारत होते हुए भारत एक लैंड कॉरिडोर दे दे, वो गुड्स जो हैं चले जाएंगे कोलकाता या पारादीप बंदरगाह तक। तो कनेक्टिविटी जब हम कहते हैं तो व्यापार के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा दरकार है। कनेक्टिविटी की तरफ मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि भारत भी हमारे पश्चिमी सी कोस्ट से, गुजरात से एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि समुद्री रास्ते से पहुंचेगा ओमान, फिर सऊदी होते हुए इजराइल तक पहुंचेगा, इजराइल के हाइफा पोर्ट से वो फिर से समुद्र के रास्ते से यूरोप तक पहुंचेगा। तो अभी हम लुक ईस्ट की पॉलिसी के तहत भारत सरकार बहुत इनिशिएटिव ले रही है कि भारत, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार होते हुए साउथ ईस्ट एशिया, एक तरफ सिंगापुर तक और दूसरी तरफ वियतनाम तक हम एक हाईवे बनाएं। तो कनेक्टिविटी दरकार पड़ेगी भविष्य में, क्योंकि जितना व्यापार करेंगे, माल ढोना हवाई जहाज से सस्ता नहीं पड़ता और माल ढोना पानी के जहाज से संभव नहीं है, क्योंकि काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड देश हैं। तो हाईवे बनानी पड़ेंगी, यहां से सिंगापुर तक, यहां से वियतनाम इसी की बात कर रहे थे। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी बेहद स्वागत है। संजीव जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO की एक नई परिभाषा जो है वो चीन से दी है। अब इसके आशय जरा आप भी दर्शकों को समझाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का आशय क्या है। जी अपना सवाल जरा दोहराएंगे एक बार फिर से। संजीव जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन से SCO की एक नई परिभाषा दी है। अब इस SCO की इस नई परिभाषा के अर्थ क्या है, मायने क्या है? सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी। जाहिर है कि SCO का एक मंत्र बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये जो विजनरी जो बात रखी है, उसका एक बड़ा महत्व है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो SCO का जो मंच है
वो पूरे विश्व को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाने में ये बड़ा योगदान करने जा रहा है। और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डिक्टेट करने की जो प्रवृत्ति है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जिस तरीके से सुधारों को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रेसिस्टेंस दिखाया जाता है, ऐसे में जाहिर है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग जो शक्तियां हैं, भारत और ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं, चाइना, रशिया जैसे राष्ट्र हैं, उनको उनकी आवाज को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा की जाती है, जिसको कि ये राष्ट्र अब स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की जो संकल्पना है, उसकी तरफ अब तेज गति से ये कदम भारत भी उसमें बढ़ाने जा रहा है। और ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी, जाहिर है कि एससीओ का जो मंच है अब वो बड़े अवसरों में बदल चुका है। वो सिर्फ एक सुरक्षा संबंधी मंच न रह करके एक व्यापार और पूरी विश्व व्यवस्था, एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था को बनाने के एक बड़े मंच के रूप में वो विकसित हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत जो कि एससीओ का बहुत सम्मान करता है, एससीओ की जो बैठकें, जहां यहाँ तक कि आप देखिए आशीष जी, तो एससीओ की एक बैठक पाकिस्तान में आयोजित की गई थी और हमारे पाकिस्तान के साथ इसमें बातचीत भी नहीं होती, लेकिन भारत एससीओ की प्रक्रिया को कितना सम्मान देता है, इस बात का इससे पता चलता है कि हमारे विदेश मंत्री ने श्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान तक की यात्रा की और जाकर के वहां पर इस बैठक में वो शिरकत उन्होंने की और भारत का रिप्रेजेंटेशन किया। तो भारत एससीओ को बहुत महत्व देता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आज विजन सामने आया है, उससे जाहिर है कि एससीओ के पूरे आने वाले भविष्य को बहुत बल मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि एससीओ का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। कर्नल शिवदान जी, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, पुतिन साहब हैं, ठीक उनके बगल में शी जिनपिंग साहब हैं, और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई कि जहां पर शहबाज शरीफ जो हैं वो हाथ बांधे खड़े हैं। अब जरा इन तस्वीरों के मायने समझाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसके मायने क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मायना अमेरिका को जा रहा है। उसने ये सोचा था, ये टैरिफ बढ़ा करके भारत के विरुद्ध उसने सोचा था कि भारत को वो घुटनों पे ला देगा और भारत को अपनी शर्तों पर भारत को बाध्य करेगा काम करने के लिए, जिसमें कि उसका शर्त थी कि रूस से भारत अपने संबंध विच्छेद कर ले और उसको उसके ऑयल लेना बंद कर दे। जबकि भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रूस उसका पुराना मित्र है और टाइम के अनुसार टेस्ट किया हुआ मित्र है। आपको याद होगा 71 में जब अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि वो ना 7th फ्लीट भेज रहा है, जब हमने पाकिस्तान के और हमारा युद्ध चल रहा था बांग्लादेश में, उस वक्त रूस ने खुद बोला था कि यदि तुम 7th फ्लीट भेजोगे तो हम भी अपना फ्लीट भेजेंगे तुम्हारे खिलाफ वहां पर। तो इस प्रकार से हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार के हमारे उसमें रूस हमारा साथी रहा है और हमेशा हमारी मदद की है। तो इसलिए हम रूस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते जितना अमेरिका सोच रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यूके देवनाथ जी, देशों की तरह हम रूस को छोड़कर अलग खड़े हो जाएं। हमने साफ कर दिया कि हम रूस के साथ रहेंगे। इसको दबाने के लिए ट्रंप ने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर अब जब से हमने अपने नया मार्केट खोलने की कोशिश की है, हमारा नया मार्केट और देशों में हो रहा है, चीन के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे के प्रति बड़ा बाजार चीन में हमें मिलेगा और चीन को हमारे यहां मिलेगा। इसलिए अब अमेरिका परेशान है कि जो मैंने इनको हथियार चलाया था भारत के विरुद्ध, उसका असर नहीं होगा भारत के ऊपर इस स्थिति में। तो इसलिए, और पाकिस्तान इसलिए अपने को हेल्पलेस फील कर रहा है। शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उसको ये आशा नहीं थी कि चीन भारत के इतना नजदीक जाएगा, या रूस और चीन और भारत मिलकर के एक इस तरह का ट्रायंगल बना लेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान अपने को अलग थलग पा रहा है और इसलिए ये शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, शहबाज शरीफ का फिर से विजुअल चला रहा हूं। और यूके देवनाथ जी, जरा इस बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। अमूमन जब हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो जो गेट का दरबान होता है, कमोबेश वो ऐसे ही हाथ को इस तरीके से फोल्ड करके नीचे खड़ा रहता है। और शहबाज शरीफ की इन तस्वीरों में एक बात और बड़ी खास होगी, शहबाज शरीफ का पहली तो तस्वीर लगाई जाए कि वो तिरछी निगाहों से देख रहे हैं जब पुतिन साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बात करते हुए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो कद है वो ना रूस के सामने, ना चीन के सामने और ना ही भारत के सामने समकक्ष खड़ा होता है। शहबाज शरीफ वहां पर हैं क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया है।
उनको मालूम है कि भारत ने काफी देर तक पाकिस्तान की एंट्री एससीओ में रोक कर रखी थी। अभी भी एससीओ में अगर आप देखें, पाकिस्तान की कोई खास क्या कहावत है ना हिंदी में, दाल नहीं गलती है। तो वो पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, ये सब साइड शो हैं। एससीओ मीटिंग के दौरान जो एम्फेसिस है उसमें यही रहता है हमेशा कि चीन क्या करेगा, रूस क्या करेगा और अब से भारत क्या करेगा। अमेरिका भी बड़े ध्यान से देख रहा है। अमेरिका को भी मालूम है कि एससीओ समिट में जो कुछ डिसाइड होगा उसका आने वाले दशकों में दुनिया के देशों पर, खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों में बहुत फर्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान एससीओ मीटिंग क्यों गया है समझना पड़ेगा। जी। पाकिस्तान एससीओ मीटिंग गया है दो उम्मीद से। एक तो उन्होंने 6 दिन के लिए डेरा डाला हुआ है वहां पर। हम होते हैं ना वो रेलवे स्टेशन में पसार लेते हैं अपने को। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन 6 दिनों में वो चीन से और ले लेगा, चीन से और ज्यादा अपनी जो कटोरी लेके गए हैं उसको भर के ले आएंगे। दूसरी चीज, पाकिस्तान उम्मीद करता है कि एससीओ के दौरान बाइलेटरल मीटिंग करके सब देशों के नेताओं के कान में भारत विरोधी हवा को फूंकेगा, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं होता है। जी, वो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, जो तस्वीरें अब अभी हम दिखा रहे थे कि जिसमें 3 महाशक्तियां, भारत, चीन और रूस के, ये सारे एक साथ, उनके चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ एक तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें पेंटागन को चुभ रही होंगी, ये तस्वीरें व्हाइट हाउस को चुभ रही होंगी और ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को भी चुभ रही होंगी। हाँ, अगर वो चुभ रही हैं तो ये जो थोड़ा कष्ट है ये अच्छा रियलाइजेशन होगा और मैं आशा करता हूं कि ये तस्वीरें अमेरिका को कुछ अपने कदमों पर लगाम लगाने पर और अपने जो आने वाले भविष्य में किस तरीके की चुनौतियां अमेरिका खड़ी करता जा रहा है उसको वो कुछ रियलाइज करे, थोड़ा एक असेसमेंट करे, इंट्रोस्पेक्शन करे। और डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर है कि आज रविवार का दिन है, उनके पास अच्छा समय है और वो तस्वीरों का आनंद लें और विचार करें कि उन्होंने कहाँ गलतियां की हैं, किस तरीके के जो ऐसे कदम उठा लिए हैं कि जिससे कि आज ये विश्व में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसी तस्वीरों की तो सपने में भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं सोचा होगा कि जिस तरीके की जो अभी तस्वीर आप दिखा रहे हैं उस तरीके की तस्वीरें उन्हें देखने को मिलेंगी। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी, जो कि बहुत तेज गति से, बहुत ही गहरे तरीके से आगे बढ़ रही थी, पिछले 25 वर्षों में अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने, भारत के प्रधानमंत्रियों ने इसे गढ़ा था, बनाया था। उसमें दरार डालने का, उसको ठेस पहुंचाने का जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, बेहतर है कि उसके बारे में वो सोचें और इस पूरी तस्वीर को एनालाइज करते हुए अपने कदमों को पर लगाम लगाएं। और ये जो अननेसेसरी, अनावश्यक तनाव 50% टैरिफ इंपोज करके उन्होंने कर रखा है, ये फैसला तुरंत वापस लें। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत, जाहिर है कि अगर अमेरिका इस तरीके का ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगा भारत के ऊपर तो अमेरिका अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा। और जैसा कि मैं कल एक जगह एक अन्य चैनल पे कह रहा था कि अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो इससे बहुत ही सीवियरली इम्पैक्टेड हो सकती है, नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो सकती है। और विश्व में जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में एक सामर्थ्य बनती जा रही थी, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, क्वाड का जो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था और एक विश्व में डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए सभी एक अच्छे समझदारी विकसित कर रहे थे, उसको ठेस पहुंचाने का काम अमेरिका जो कर रहा है उसे बंद करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, स्वयं डोनाल्ड ट्रंप हो, सभी को ये जो तस्वीरें हैं सोचने पर विवश कर देंगी। ये तस्वीरें सोचने पर विवश कर देंगी। कर्नल शिवदान जी, आज कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो अक्सर भारत के खिलाफ जो न्यूज़पेपर लिखते हैं, चाहे बीबीसी की बात कर लो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लो, उन्होंने अपनी हेडलाइन में और अपनी स्टोरी में इस बात को कोट किया है और ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की कोशिश की थी वो बैकफायर हुआ है और ट्रंप की इस नीति के कारण भारत और चाइना जो है वो करीब आ गए हैं। देखिए, वेस्टर्न पेपर्स ने कभी एक कल्पना नहीं की थी जिस प्रकार से हमारे तो चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे थे पहले से, गलवान के बाद से,
और जब से चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है और पाकिस्तान को नजदीक गया चीन, तो उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि भारत दोबारा से चीन के साथ अपने संबंधों को इस तरह से मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए उनको सरप्राइज हुआ है, इसलिए वो बहुत चक्के रह गए हैं कि किस प्रकार से भारत ने अपना जो दूसरा पैतरा है वो खेला है और अमेरिका को उसकी जगह दिखाने के लिए उसने चीन से अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो चीन की यात्रा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वो कभी सोच नहीं पा रहे थे अमेरिकन कि ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा करेंगे, जबकि इनके संबंध सीमाओं पर तनावपूर्ण हैं, जबकि चीन ने पास्ट में इस तरह की हरकतें की हैं जिनसे उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मगर फिर भी भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और अमेरिका की इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने अपने रिश्ते चीन के साथ प्रगाढ़ करने शुरू किए हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ उसको ये हो रही है कि दक्षिण एशिया की और एशिया की 3 सुपर पावर्स रूस, चीन और भारत एक साथ मिल गए हैं। एक ट्रायंगुलर शक्ति पैदा हो गई है जो अमेरिका को चैलेंज करने के लिए पर्याप्त है। और अमेरिका अब किसी भी स्थिति में अपनी जो ऑटोनॉमी है, अपनी जो मोनोपोली जो दिखाना चाह रहा था तब रूस को, वो नहीं दिखा पाएगा। वो दिखा नहीं पाएगा जी। लेकिन यूके देवनाथ जी, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद यह समझा जा सकता है कि अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अमेरिका को मालूम है कि रूस के साथ उसकी कभी बनेगी नहीं। अमेरिका को मालूम है कि चीन को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भारत अमेरिका का मित्र रहा है और भविष्य में भी रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल इक्वेशन है भारत के साथ, वो फिलहाल थोड़ा सही नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल और 3.5 साल बाकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या तो इस 3.5 साल के दौरान एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो जाहिर बात है कि उनके बाद जेडी वांस अगर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो थोड़ा नरम और सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और डेमोक्रेट तो जब भी पावर में आते हैं एज ए प्रेसिडेंट, वो कभी भी भारत विरोधी रुख अख्तियार नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं ना कि हिचकी आना, दुनिया का इतिहास बहुत लंबा है, हजारों साल, सैकड़ों साल लंबा इतिहास है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये छोटा सा कार्यकाल महज एक हिचकी भर है, आया है चला जाएगा। लेकिन उनके इस व्यवहार से भारत और अमेरिका के बीच व्यवहार में जो कटुता आई है, जो तिक्तता आई है, उसको जाने में काफी समय लगेगा। उसको जाने में काफी समय लगेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर दर्शक जानना और समझना चाहेंगे। थोड़ी देर के बाद यूके देवनाथ जी, एक अहम मीटिंग होने जा रही है। वो मीटिंग रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में हो रही है। 40 मिनट ये बैठक भी चलेगी। ठीक 2 दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। क्या इस पर भी चर्चा होगी और क्या भारत इस युद्ध को रुकवाने में एक अहम भूमिका अदा करेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी जी का एक स्पेशल खास 1-to-1 रिलेशन है। उभय पक्ष एक दूसरे की बहुत इज्जत करता है। पुतिन जब भी मोदी जी से मिलते हैं तो कान खोलकर ध्यान से सुनते हैं। पुतिन के जो एडवाइजर्स हैं और उनके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो कि अनुवाद करते हैं, वो भी बहुत ध्यान से मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि दुनिया में अभी रूस के कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि खुलकर रूस के मित्र हैं। चीन है, भारत है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। तो पुतिन क्या भारत की बात, मोदी जी की बात सुनेंगे यूक्रेन के संदर्भ में? जेलेंस्की ने जब मोदी जी से बात की थी तो उन्होंने 2 ही चीज कोशिश की होगी कि एक तो मोदी जी पुतिन से बात करके सीज़फायर का बात आगे बढ़ाएं, दूसरा रूस से थोड़ा कहें कि ये जो रोज रोज रूस बड़े बड़े हमले कर रहा है यूक्रेन पर, कीव पर, उसको थोड़ा कम कर दें। लेकिन एक चीज जाहिर है कि रूस एक प्रीकंडीशन मांग रहा है जिससे रूस यानी क्रेमलिन यानी पुतिन कभी पीछे नहीं हटेंगे कि डोनबास का जो क्षेत्र है, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन, डोनबास और लुहांस्क, 4 तकरीबन 22% आप मान लीजिए। हाँ,
इसको रूस कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि और क्या बातें होंगी। भविष्य में रूस और भारत के बीच में क्या डिफेंस कोऑपरेशन और बढ़ेगा। भारत ने सुखोई 57 को देखा है, इंटरेस्ट भी दिखाया है, और रूस ने कहा है कि सुखोई 57 वो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करेगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में खासतौर से हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चीन के पास फिलहाल J-20 स्टेल्थ बॉम्बर है। चीन ने J-35 नाम का एक स्टेल्थ फाइटर विमान बना भी लिया है। चीन पाकिस्तान को भी J-35 देने की पेशकश कर रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को बहुत जल्दी एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान चाहिए। तो क्या हम F-35 ले लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप 2 बार कह चुके हैं ले लो। शायद मौजूदा हालत में हम F-35 की तुलना F-35 को शामिल नहीं करेंगे। तो सुखोई 57 को लेने पर बातचीत आगे बढ़ सकती है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कर्नल शिवदान सिंह जी, एक अहम सवाल, वही जो सवाल मैंने अभी यूके देवनाथ जी से पूछा था, भारत की भूमिका रूस और यूक्रेन के युद्ध रुकवाने में क्या होगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हम पिछले साल से सुन रहे थे, जब वो उम्मीदवार थे रिपब्लिकन पार्टी के, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं जब सत्ता में आऊंगा तो मैं युद्ध रुकवा दूंगा। 20 जनवरी को सत्ता में आते हैं, कहते हैं 3 दिनों में युद्ध रुकवा दूंगा। 8 महीने हो गए, युद्ध तो रुका नहीं, युद्ध और ज्यादा बढ़ गया। देखिए, भारत की शुरू से ही ये भूमिका रही है कि वो इस क्षेत्र में शांति चाहता है, और उन्होंने शुरू से ही इन दोनों देशों को यही कन्वे किया है कि आप इस युद्ध को बंद करिए और आपसी जो आपके आपसी विवाद हैं उनको बातचीत से सुलझाइए। मगर जो एक यूक्रेन ने जो अपना एक स्टैंड लिया हुआ है कि नेटो का मेंबरशिप लेगा और उसके बाद कुछ क्षेत्रों को वो कभी नहीं छोड़ेगा, इन बातों पर एक जो उसने स्टैंड लिया हुआ है, उसमें भारत जो है बार बार यूक्रेन को यही समझा रहा है कि आप नेटो की मेंबरशिप लेकर के इस क्षेत्र में जो ये इस तरह का जो ये इन्वॉल्वमेंट है यूरोपीय देशों का, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और रूस नहीं चाहेगा कि उसकी सीमाओं के आसपास नेटो का इंटरफेरेंस बढ़े। इसलिए भारत ये कोशिश कर रहा है दोनों देशों को समझाने की कि वो अपना थोड़ा थोड़ा कंसेशन दें और इस बात को आगे बढ़ाएं। मगर यदि यूक्रेन नेटो के स्टैंड पर अब अभी भी स्टैंड लेता रहेगा तो हो सकता है कि इसमें कोई ज्यादा सफलता ना प्राप्त हो। मगर भारत कोशिश यही कर रहा है कि यूक्रेन को समझाए और उसको ये महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि तुम असली तो रूस के ही हिस्से हो, जहां से तुम अलग हुए हो, और ये रूस एक क्षेत्रीय शक्ति है और इसके साथ तुम संबंध अच्छे रखोगे तो तुम्हारा विकास भी होगा, तुम्हें सुरक्षा भी मिलेगी और हर तरह के तुम्हारा फायदा होगा। इसलिए इसमें भारत का जैसे एक अच्छा प्रयास यही है कि अपने रूस के साथ अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए भारत रूस को भी ये बोलेगा कि वो अपने स्टैंड में थोड़ी नरमी लाए और उधर यूक्रेन भी लाएगा, जिससे हो सकता है कि दोनों के बीच में फैसला हो जाए। यहां पर एक सवाल यह भी उठता है यूके देवनाथ जी कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध तभी रुकेगा जब जेलेंस्की जो है वो मानेंगे। पुतिन की तरफ से अपनी शर्तें साफ कर दी गई हैं कि जो 4 क्षेत्र है, डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन, ये हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने साफ कही है कि नेटो में आप जाएंगे नहीं। ये 2 शर्त उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर रख दी गई है। अब मानना ना मानना सब कुछ जेलेंस्की के ऊपर है। लगता है जेलेंस्की मानेंगे, क्योंकि ये शर्त, मुझे नहीं लगता है कि इन शर्तों में कोई भी ढिलाई रूस किसी के भी कहने पर करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की थोड़ा फिलहाल कमजोर जमीन पर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीच में स्टेटमेंट दिया था पुतिन से बात करते करते कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन 50 साल तक नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो रूस की तरफ से बयान दिया गया कि नहीं, ये 50 साल वाली अवधि सही नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नेटो में यूक्रेन नहीं जाएगा। इस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाओ। एक और चीज जो हो रही है वो ये हो रहा है कि क्या ये जो 4 ईस्टर्न प्रोविंस हैं इनको रूस छोड़ देगा? डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि रूस इनको कभी नहीं छोड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये भी समझ गए हैं कि यूक्रेन को कितनी भी ज्यादा हथियार दे दें, कितने भी बढ़िया बेहतरीन लॉन्ग रेंज और लेटेस्ट वेपन सिस्टम दे दें,
लेकिन यूक्रेन की फौज जो है इन 4 ईस्टर्न प्रोविंस को, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसन को वापस जीत नहीं पाएंगी। जमीनी हकीकत यह है कि रूस की फौज हर रोज पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए कहीं 500 मीटर, कहीं 1 किलोमीटर बढ़ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को समझाने की कोशिश की है। एक बार उन्होंने जेलेंस्की को बुलाकर काट छांट भी किया था, थोड़ा झिड़की भी दी थी। जेलेंस्की को समझाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत आसान है। यूक्रेन की फौज हर रोज जितने हथियार यानी अम्युनिशन का इस्तेमाल कर रही है, हथगोले, रॉकेट्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक रॉकेट्स या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, ये सारे हर रोज अमेरिका ही उनको भर भर के दे रहा है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये हथियारों की सप्लाई को थोड़ा कम कर दें या 2 दिन के लिए रोक लें, तो जेलेंस्की अपने आप समझ जाएंगे कि रूस के साथ बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी इज्जत को बचा लो, रही सही इज्जत को बचा लो। लेकिन जी। देवनाथ जी, ऐसा करेगा क्यों अमेरिका? अमेरिका को तो फायदा मिल रहा है, अमेरिका के तो हथियार बेच रहा है अपना। जितने भी यूरोपियन हाँ। कंट्रीज से उसको मदद मिल रही है, उन सारे पैसों को अमेरिका से हथियार खरीद रहा है यूक्रेन। तो अमेरिका क्यों अपनी जो आर्म की जो इंडस्ट्री है उसको घाटे में लाएगा? हाँ आशीष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को $300 300 बिलियन डॉलर की एड दी है, जिसमें कि ज्यादातर सैन्य सामग्री थी। अब हम सोच रहे हैं यहाँ कि शायद यूक्रेन ने इसकी पेमेंट कर दी है। मजे की चीज है कि ये $300 बिलियन की जो सहायता अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को दी है, इसमें से $1 भी यूक्रेन ने अभी तक अमेरिका को नहीं दिया है। तो ये पैसा, अमेरिका तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां तो आर्म्स अम्युनिशन प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? प्राइवेट कंपनीज को तो आज का सप्लाई किया हथगोला तो कल तक पेमेंट चाहिए, नहीं तो बिल्कुल वो परसों चाहिए। सप्लाई नहीं करेंगे। हाँ। अमेरिका की सरकार ने एक स्पेशल अकाउंट खोला हुआ है यूक्रेन के नाम पर, जिसमें कि अमेरिका ने दुनिया भर के जितनी प्रॉपर्टी सीज की हैं। सैंक्शंस जब अमेरिका ने लगाए थे तो उन्होंने ईरान की बहुत प्रॉपर्टी सीज कर ली। सैंक्शंस जब अमेरिका ने लगाए थे रशिया पर, तो रशिया के जो धनाढ्य बिलियनर्स थे उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, जो कि अमेरिकन बैंक में थी। उसका अमेरिका ने एक अकाउंटिंग पूल बनाया हुआ है। तो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि वहां से, क्योंकि उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस हैं, उससे पैसा निकालकर, जैसे ही एक अमेरिकन कंपनी यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर देती है, तुरंत इस सेंट्रल फंड से पैसा निकालकर दे दिया जाता है अमेरिकन कंपनी को। तो अमेरिकन कंपनी को तो पेमेंट हो गई है, लेकिन अमेरिका की जो सरकार है उसके जो सॉवरेन फंड है वो तो कम हो रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसी तरह से अमेरिका के अपनी सरकार का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड है, जिसमें कि छीनी हुई प्रॉपर्टी भी उसी फंड में मिला दी जाती है। तो उस फंड में पैसा यूक्रेन से कब आएगा? ये $300 बिलियन। अमेरिका बार बार यूक्रेन को बोलता है कि अपनी जितनी खदानें हैं हमारे हवाले कर दो। रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन में बहुत है, उनको तुम दुनिया में किसी को नहीं बेचोगे, सिर्फ अमेरिका को बेचोगे। अमेरिका के जितने कैपिटलिस्ट धनाढ्य हैं वो हर रोज हवाई जहाज से यूक्रेन में जा रहे हैं, बड़े बड़े हजारों एकड़ के फार्मलैंड खरीदना चाहते हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी यूक्रेन को बोल दिया कि जब वहां रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को दे देंगे। जेलेंस्की इसमें अब तक किसी भी चीज पर खुलकर सहमति नहीं दिखा पाए हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की चिंता है। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दे सकता है हथियार, 50 बिलियन फ्री में दे दिए, 100 बिलियन फ्री में दे दिए, लेकिन वो पैसा एक समय तो यूक्रेन से वापस आना चाहिए ना। कब, कैसे, कहां से वापस आएगा वो अभी तक तय नहीं हुआ है। जी, वो अभी तक तय नहीं हुआ। कर्नल शिवदान सिंह जी, जब अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से अभी भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, व्यापार और ज्यादा बढ़ाने को लेकर भी मुझे लगता है कि चर्चा होगी। डिफेंस सेक्टर में तो होगी ही होगी, इसके अलावा दूसरे व्यापार के जो माध्यम है उन पर भी चर्चा होगी। शिवदान जी, देखिए, रूस के साथ अभी हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि जब से अमेरिका ने ये टैरिफ बढ़ाया है
तब से, और वो खासकर रूस का नाम लेकर के बढ़ाया है। तो इसलिए जो रूस के साथ हमारे डिफेंस सेक्टर में जो रिलेशंस थे या हमारे दूसरे क्षेत्रों में रिलेशन थे, उसके अलावा भी अब हमारे रिलेशन और भी प्रगाढ़ होंगे। और रूस को भी ये महसूस हो गया है कि हमारे कारण भारत इतना बड़ा टैरिफ जो है बर्दाश्त कर रहा है अमेरिका की तरफ से। तो इसलिए रूस भी इस वक्त भारत के प्रति अपनी जो है एक श्रद्धा और अपना जो रिस्पेक्ट है वो उसके दिल में बढ़ गई है भारत के प्रति। इसलिए वहां के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से विशेषतया बहुत ही वार्मली मिले हैं, और इस तरह से और भी क्षेत्रों में विकास की बातें होंगी और हमारा रूस के साथ और भी संबंध प्रगाढ़ होगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इस मुलाकात के बाद और इन तस्वीरों के आने के बाद, कर्नल शिवदान जी से ले लेता हूं, फिर मैं यूके देवनाथ जी आपके पास आता हूं, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा होगा? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले ही अमेरिका के एक अदालत ने ट्रंप के डिसीजन को गलत बताया है कि जो जिस प्रकार से उन्होंने 25% अपना जो टैरिफ बढ़ाया है वो उस डिसीजन को गलत बताया है वहां के कोर्ट ने। इसके अलावा वहां के जो उनके पहले जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आपको पता है कि उन्होंने ओपनली ट्रंप की इस नीति का क्रिटिसाइज किया है, जिसके घर में ट्रंप ने 2019 में रेड कराई थी। उसी सिक्योरिटी एडवाइजर ने अभी भारत के खिलाफ जो उसके उठाए कदम है उसकी आलोचना की है, और अमेरिका में चारों तरफ से ट्रंप के इस कदम की आलोचना हो रही है। तो वहां के कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया, अदालत ने भी, कि ट्रंप का ये कदम गलत है। इसके कारण पूरे अमेरिका में ट्रंप की जो ये है वो कम होती जा रही है लोकप्रियता, और ट्रंप जो है इस कारण वो अपनी पार्टी को भी अगले इलेक्शन में नहीं जिता पाएंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, क्योंकि उनके उस कदम ने अमेरिका में बहुत बड़ा उनका इंप्रेशन खराब किया है। जाहिर तौर पर कि अमेरिका में उनका इंप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें बतलाती और समझाती भी हैं कि 3 महाशक्तियों का एक साथ आना एक नई जियोपॉलिटिक्स की, अगर हम बात करें यूके देवनाथ जी, उसको जन्म दे रहा है। क्योंकि अमेरिका की नीति हमेशा से चीन और रूस के विरोध में थी, भारत के साथ संबंध अच्छे थे, लेकिन अब 3 मुल्क एक साथ एक जगह पर, नया जियोपॉलिटिक्स की यहां पर तस्वीरें हम देख सकते हैं आने वाले समय में। जी हाँ, अमेरिका को तीनों देश जब एक साथ देख रहा है तो थोड़ा सा, हिंदी में एक शब्द है अपच, वो हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसने भांप लिया था कि युद्ध लड़ने के बाद इंग्लैंड जो कि महाशक्ति था कमजोर हो गया है, फ्रांस भी कमजोर हो गया है। तो अमेरिका को लगा कि उसी का समय आने वाला है। अमेरिका ने इसीलिए नेटो बनाया, सीएटो बनाया, सेंटो बनाया, कि दुनिया में उसकी पहुंच हो जाएगी। सीएटो सेंटो बनाकर, नेटो बनाकर अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि एकमात्र शक्ति दुनिया में जो थी उसको चैलेंज करने वाली, रूस, उसको कमजोर किया जाए। ये 60, 70, 80 के दशक की बात है। लेकिन 90 के दशक में अमेरिका को थोड़ा झटका लगा जब उसने देखा, अरे विश्व के पटल पर एक और महाशक्ति उभर कर तेजी से आगे आ रही है। ठीक है, हम भारतीय हैं, लेकिन चीन बहुत द्रुत गति से 90 की दशक में आगे बढ़ चला। तो अभी अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि रूस को कमजोर करो। यूक्रेन का युद्ध में रूस को फंसाकर वो काफी हद तक सफल हुआ है। अमेरिका की सेकंड पॉलिसी क्या है, चीन को कंटेन करो। अमेरिका जानता है कि चीन को दबाना मुश्किल है, चीन को विफल करना मुश्किल है, तो कंटेन करो, यानी चीन का जो इन्फ्लुएंस उसको सीमित करो। और अमेरिका की तीसरी पॉलिसी अब ये बन गई है, डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पॉलिसी ये बन गई है कि तीसरा उभरता हुआ जो शक्ति है, अब तो भारत महाशक्ति बन गया, हम दुनिया में चौथे पायदान पे खड़े हैं एज ए इकोनॉमिक और फौजी ताकत के हिसाब से, शायद तीसरे पायदान पे चले जाएंगे बहुत जल्दी। तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल स्ट्रेटेजी ये है कि उभरते हुए महाशक्ति भारत को कैसे रोकें। इसके लिए वो येन केन प्रकार, कहते हैं ना, साम दान दन भेद का बहुत ही शॉर्ट साइटेड। यूके देवनाथ जी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मुल्क से या अपने आप से नाराज करने वालों को की संख्या भी बढ़ाओगे और उन्हें एक जगह इकट्ठा होने का आप मौका भी दे रहे हो? आप खुद ही कह रहे हो कि जाओ आप सभी जाकर मिलो। ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की।
उनको लगता है कि मैं आज जीत गया भारत पर 50% टैरिफ लगाकर। लेकिन ऐसा करके उन्होंने आने वाले कई सालों तक भारत और अमेरिका के संबंधों को क्षति पहुंचाई हुई है। इससे होगा क्या? आज की तारीख में देख लीजिए, आज अगले साल हम यहाँ पर क्वाड की मीटिंग करने वाले हैं, हमारी चेयरमैनशिप है। और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही आभास हो गया है कि क्वाड में जब आएंगे तो जो रेड कारपेट है वो शायद हल्के रंग का होगा, गुलाबी रंग का होगा, या शायद फटा भी हो। तो वो उन्होंने पहले से ही इंडिकेशन दे दिया कि वो आएंगे नहीं। तो आज ऐसी ऐसी गतिविधियां करके उन्होंने क्वाड को नुकसान पहुंचाया है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं अगले साल, तो देखेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी जो प्रतिनिधित्व है वो भी जरा हल्के लेवल पर होगा। और भारत जब उसकी हम होस्ट होंगे तो क्वाड की तो क्या कहते हैं, गरिमा ही कम हो जाएगी। तो क्वाड अगर कमजोर पड़ता है तो ये तो अमेरिका का एक मास्टर स्ट्रोक था कहें, वो फेल हो गया। इसी तरह से आज भारत और अमेरिका के बीच में जो टेंशन का माहौल है, हमें क्या करना है? भारत को कुछ भी नहीं करना। हमने देखिए, मैं एयरफोर्स में था, डिफेंस में था, कर्नल शिवदान भी हमारे साथ हैं। हमने पिछले कुछ 10 साल में अमेरिका के साथ कितने सारे डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं। बेका एग्रीमेंट साइन किया है, लेमुआ साइन किया है, कोमेकासा एग्रीमेंट साइन किया है। हमें सिर्फ इन एग्रीमेंट्स को निकालकर कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, कोमा लगा देना। लेकिन चूंकि आपने एयरफोर्स को लंबे समय तक सर्व किया है, एक सवाल यह भी उठता है कि हमारी एयरफोर्स की निर्भरता ज्यादातर अमेरिका पर ही क्यों रही? आशीष जी, ये अभी देखिए होता क्या है कि वायुसेना में हम पहले से ही शुरुआती दौर से ही हमारा एम्फेसिस ये रहा था कि हम मिक्स्ड बास्केट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एयरफोर्स में जो भी हथियार आए, चाहे अगर वो 19 भी है, फिर भी वो मिलजुल कर कभी फ्रांस से आ जाए, कभी इंग्लैंड से आ जाए, कभी यूरोप के किसी देश से आ जाए, इजराइल से आ जाए, जापान से आ जाए, अमेरिका से आ जाए। लेकिन एक पॉलिटिकल डिसीजन, शायद अमेरिका के पास डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इतने नजदीक जाना उचित नहीं है। हम उनसे काफी वेपन सिस्टम ले चुके हैं, C-130 ले चुके हैं, C-17 ले चुके हैं, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर ले चुके हैं, P-8I नेवी का टोवी वैन लिया, नेवी का एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की ले लिया। अभी मेरे ख्याल से हमें जल्दी से एक ब्रेक मारना पड़ेगा। ये जो तेजस के लिए हम अमेरिका से इंजन ले रहे हैं, देखिए तेजस बहुत ही बढ़िया शानदार विमान है। तेजस 1 बहुत ही शानदार रोल कर रहा है। जब 1A और तेजस मार्क 2 आ जाएंगे तो वो अगले 50 साल तक हमारी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में रहेंगे। लेकिन वो तेजस दे कहां रहा है, इंजन दे कहां रहा है, उसमें भी डिले कर रहा है अमेरिका। इस चीज को एग्जैक्टली आशीष जी, आपने सही जगह पर अपनी उंगली रखी है, नब्ज को सही तरीके से पकड़ा है। तेजस में हम शायद एक स्ट्रेटेजिक गलती करके अमेरिकन GF414 इंजन लगाने के जा रहे हैं, और इससे हमारा जो हाथ है हमेशा अमेरिका पीठ के पीछे मरोड़ता रहेगा अगले 50 साल के लिए। अभी भी समय है। अगर पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि ठीक है, एयरफोर्स को बोल दो कि 1 साल और डिले हो जाएगा, 2 साल और डिले हो जाएगा, हमें तेजस पे जो हम ये GF414 इंजन लगा रहे हैं वो कैंसिल कर देना चाहिए। एयरफोर्स भी राजी हो जाएगी। और हम सेफ्रॉन का इंजन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंजन ले लो। रोल्स रॉयस हमें फाइटर विमान का इंजन देने के लिए तैयार है, तो फ्रांस से इंजन ले लो, इंग्लैंड से इंजन ले लो। अभी भी समय है, एयरफोर्स को बोल दो पॉलिटिकल डिसीजन कि ठीक है, तेजस जो है टाइमलाइन 2 साल और डिले हो जाएगा, लेकिन इंजन तेजस के लिए हम भविष्य में लेंगे तो सिर्फ रोल्स रॉयस से लेंगे या फ्रांस से सेफ्रॉन इंजन लेंगे। मेरे ख्याल से ये आने वाले दशकों के लिए और भारत की आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा सही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा। ठीक है। जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा कर्नल शिवदान सिंह जी आपसे। देखिए, ऐसा है, इस वक्त जैसा कि हमने अमेरिका के टैरिफ के बाद में ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढा है, वैकल्पिक मार्केट ढूंढा है, उसी प्रकार से मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब की बात से सहमत हूं कि हमें भी डिफेंस में जो डिपेंडेबिलिटी अमेरिका पे की हुई थी उसका भी हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, क्योंकि अब अमेरिका को समय आ गया है
कि हमें उसकी जगह दिखानी है, क्योंकि अमेरिका को ये महसूस लग रहा था कि पूरे विश्व में वो एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और टैरिफ बढ़ा करके ट्रंप ने उस इमेज को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। इसका जो पूरा लेसन है इस टैरिफ का, नॉट ओनली भारत के प्रति, और भी देश भी केयरफुल हो रहे हैं कि अमेरिका से डील करते वक्त कितना केयरफुल रहना पड़ेगा और उससे अपनी डिपेंडेबिलिटी कम करो, नहीं तो अमेरिका पता नहीं कब आपको ब्लैकमेल करेगा। यूके देवनाथ जी, एक रिएक्शन आपसे लूंगा, लेकिन इसी खबर पे लूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को उससे रूबरू करा दूं। एससीओ के सदस्यों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकवाद की हर रूप में निंदा है, एससीओ ने कहा है। एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र किया गया है। तो एससीओ की बैठक में आतंकवाद के हर रूप की निंदा की गई है। एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र है। यूके देवनाथ जी, फाइनल रिएक्शन आपसे, उसके बाद क्लोजिंग करूंगा। जी हाँ, ये घोषणा जो है करीब करीब वैसा ही है जब राजनाथ सिंह जी जून के महीने में गए थे एससीओ की बिल्डअप प्रोसेस के दौरान, और वो साइन बगैर करे चले आए थे। देखिए, भारत चाहता था कि पाकिस्तान का नाम लिया जाए और घोषणा पत्र में उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जी, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर आपका जुड़ने के लिए, और कर्नल शिवदान जी आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।